13 नवंबर 2025 को एक शादी होती है और शादी के बाद दुल्हा दुल्हन की विदाई होती है। और जब विदाई होती है तो दूल्हे का बाप ड्राइवर से कहता है कि तुम ऐसा करो, दुल्हा दुल्हन को गाड़ी में बैठाओ और अपने साथ घर की ओर चलो, हम तुम्हारे पीछे दूसरी गाड़ी में बैठ के आ रहे हैं, अगर कोई बात हो तो तुम हमें फ़ोन कर देना। अब दुल्हा दुल्हन की गाड़ी निकल जाती है, उसके पीछे दूल्हे के परिवार वाले अपनी दूसरी गाड़ी में आ रहे होते हैं। अब गाड़ी चल रही होती है कि अचानक से क्या होता है दोस्तों, एक लड़का बाइक पर फुल स्पीड में आता है और दुल्हन की गाड़ी की तरफ देखता है और फिर ड्राइवर से इशारा करता है कि गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। लेकिन ड्राइवर उस लड़के की तरफ बिल्कुल नहीं देखता, वो सामने दिखता है, वो उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन ये बाइक वाला जो है मानता नहीं है, उससे बार बार कहता है कि गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, लेकिन ड्राइवर उसकी एक नहीं सुनता। अब जब ये बाइक वाला उस गाड़ी को रुकवाने की कोशिश कर रहा था तो ये सारी हरकतें पीछे आ रही गाड़ी में दूल्हे का बाप देख रहा होता है और वो लोग बात करते हैं कि ये लड़का बार बार गाड़ी के पास क्यों जा रहा है और इनसे क्या कह रहा है। अब वो कहते हैं पता नहीं, शायद ओवरटेकिंग की कोई बात होगी, इसकी वजह से ये बाइक वाला गाड़ी के पास बार बार जा रहा है और रुकवा रहा है। अब वो ड्राइवर से फ़ोन करते हैं, जो दुल्हन की गाड़ी का ड्राइवर होता है, उससे पूछते हैं कि क्या बात है, ये लड़का क्यों रुक रहा है। तो दुल्हन की गाड़ी का ड्राइवर कहता है कि भाई मुझे तो पता नहीं, बार बार आ रहा है ये लड़का और बार बार कह रहा है गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। तो दूल्हे का बाप बोलता है कि ऐसा है, गाड़ी रोकने की ज़रूरत नहीं है, तुम स्पीड में गाड़ी को निकाल लो यहाँ से, फालतू में झगड़ा वगैरह हम नहीं चाहते। अब जो दुल्हन की गाड़ी का ड्राइवर होता है वो गाड़ी को फुल स्पीड से वहाँ से निकाल लेता है और जो बाइक पर इस गाड़ी को रुकवाने की बोल रहा था लड़का, वो पीछे रह जाता है। दोस्तों इसके बाद दुल्हा दुल्हन अपने घर चले जाते हैं और सभी लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि कोई लड़का गाड़ी पे उनके पीछा कर रहा था, गाड़ी को रुकवाने की बात कर रहा था। दरअसल दोस्तों वो लड़का जो उनका पीछा कर रहा था वो लड़का नहीं बल्कि मौत थी, जो कि गाड़ी बार बार रुकवा रही थी। लेकिन इन लोगों ने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। इसके बाद ये लोग आगे चले जाते हैं। उस समय तो मौत ने इनका पीछा किया था लेकिन ये बच गए। लेकिन मौत दोबारा से कोशिश करती है, लेकिन दूसरी बार भी ये लोग बचे जाते हैं। लेकिन तीसरी बार जब मौत इनका पीछा करती है तो आखिरकार एक हत्या हो जाती है और हत्या के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है। और जब हत्या का खुलासा होता है तो दोस्तों जहाँ जहाँ तक ये खबर पहुँची थी, जहाँ जहाँ तक ये कहानी पहुँची थी, जिन जिन लोगों ने कहानी सुनी थी, सभी लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर हत्या इस वजह से हुई है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर को सिर्फ कुछ ही घंटों में सुलझा लिया क्योंकि कातिल से भी एक गलती हो गई थी और वो गलती पुलिस के हाथ आ गई और हाथ आने की वजह से कातिल पुलिस के हत्थे चढ़ गया। और जब कातिल पुलिस के हत्थे चढ़ा तब जाके ये पूरी कहानी सामने आई कि आखिर उसने हत्या क्यों की है। दोस्तों आज की कहानी से यही जानेंगे कि आखिर कातिल ने हत्या की तो की क्यों। वो शादी वाले दिन से ही पीछे दौड़ लगा रहा था और आखिरकार वो हत्या कर ही देता है। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले से और बस्ती के अंदर ही एक थाना लगता है, थाना परशुरामपुर, और परशुरामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव आता है जिसका नाम है बेदीपुर। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 20 नवंबर 2025 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास का समय होता है। एक लड़का बाजार से अपने घर जा रहा होता है, तभी वो रास्ते में देखता है कि एक बाइक के ऊपर 2 लोग बैठे हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब लड़का जब वहाँ से गुजरता है तो बाइक पे बैठे हुए दोनों लड़के उससे पूछते हैं कि भैया हमें ज़रा ये पता बता सकते हो, हमें यहाँ पे जाना है। तो ये लड़का कहता है कि हाँ भैया आप ऐसा करो, आगे से राइट चले जाना और वहाँ से सीधा सीधा रास्ता है, आप अपने गंतव्य पे पहुँच जाओगे। अब ये दोनों लड़के कहते हैं भाई साहब ज़रा हमें बता दोगे, आप हमें वहाँ तक बता दो जहाँ तक सीधा रास्ता है। तो ये लड़का क्या करता है, उनके साथ जाता है थोड़ी आगे और वहाँ पे जाके इन्हें सीधा रास्ता बता देता है कि तुम ऐसा है यहाँ से निकल जाओ। अब ये दोनों लड़के उससे धन्यवाद बोलते हैं कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद की। तो ये लड़का कहता है भाई आदमी आदमी के काम आता है, आपने मेरे से रास्ता पूछा, मैंने आपको रास्ता बता दिया। अब इसके बाद ये दोनों जब उससे धन्यवाद कर रहे होते हैं, शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं कि इतनी ही देर में क्या होता है, बाइक पे जो पीछे लड़का बैठा होता है वो पीछे से एक तमंचा निकालता है और जिस लड़के ने रास्ता बताया होता है उसके सर पे लगाता है और एक ही बार में फायर कर देता है।
अब जैसे ही वो फायर करता है तो इस लड़के की कनपट्टी पे गोली लग जाती है, जिसकी वजह से लड़का ज़मीन पर गिर जाता है। और इसके बाद ये दोनों लड़के क्या करते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब शाम का समय था, 7 साढ़े 7 बज चुके थे। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, थोड़ी देर बाद उसी गांव का एक किराने वाला वहाँ से गुजर रहा होता है। अंधेरा हो रहा था। अब किराने वाला जब वहाँ से गुजरता है तो वो देखता है कि सड़क पे कोई आदमी पड़ा हुआ है। पहले तो वो सोचता है कि शायद कोई शराबी पड़ा होगा, लेकिन जब वो नज़दीक से गुजरता है तो वो देखता है कि जो लड़का ज़मीन पे पड़ा हुआ है उसके सर से खून बह रहा है। तो वो उसे नज़दीक जाके देखता है, और जब वो नज़दीक जाके देखता है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है। दरअसल ये लड़का उसी गांव का रहने वाला अनीस था। अब जैसे ही ये किराने की दुकान वाला ये आदमी उसे देखता है तो ये वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और कहता है कि किसी ने अनीस को गोली मार दी, अनीस को गोली मार दी। अब जैसे ही ये आदमी इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है तो गाँव के जिन जिन लोगों के पास उसकी आवाज़ पहुंचती है तो वो भागे भागे वहाँ पे आते हैं कि अनीस को गोली किसने मारी। अब ये जो बात थी वो पूरे गांव में फैल जाती है कि किसी ने अनीस को गोली मार दी। तो गांव के ज़्यादातर लोग वहीं पे आके इकट्ठे हो जाते हैं कि आखिर इस लड़के को गोली किसने मारी। इतनी ही देर में कोई 112 नंबर पे फ़ोन मिलाता है और वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करा देता है, और इतनी ही देर में कोई पुलिस को भी सीधे फ़ोन कर देता है, जो नज़दीकी थाना था परशुरामपुर, वहाँ पे भी फ़ोन कर देता है कि ऐसे ऐसे करके गांव का एक लड़का है, उसको किसी ने गोली मार दी है। अब इसके बाद 112 नंबर की टीम वहाँ पे पहुँच जाती है और पुलिस की भी कई सारी टीम वहाँ पे पहुँच जाती है। वहाँ पे सीओ हरिया, सीओ सिटी, एएसपी, एसपी, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम, सारी की सारी टीम पहुंच जाती हैं और वहां पे जाके देखते हैं कि जिस लड़के को गोली लगी है उसकी सांसें चल रही हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, तुरंत ही उस लड़के को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, और हॉस्पिटल होता है दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज अयोध्या। ये उस लड़के को आनन फानन में दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराते हैं, लेकिन जब तक उस लड़के को हॉस्पिटल तक ले जाया जाता है उसी बीच में उस लड़के की मौत हो जाती है। अब जैसे ही हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया जाता है तो डॉक्टर वहाँ पे चेक करके कह देते हैं कि अब तो इसमें कुछ रहा नहीं, ये तो मर चुका है। इसके बाद इस लड़के को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है और फिर इस लड़के के बारे में पूरी जानकारी निकाली जाती है कि आखिर ये लड़का कौन है, कहाँ का रहने वाला है और इसे गोली किसने मारी, ये जानने की कोशिश की जाती है। इस लड़के के बारे में जब जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि इस लड़के का नाम अनीस है, इसके पिता का नाम शमसुद्दीन है और ये लड़के की उम्र 25 साल है और ये मुंबई में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था। और 10 नवंबर 2025 को ये मुंबई से गांव आया था, क्योंकि 13 नवंबर 2025 को इसकी शादी हुई थी और इसकी बारात गोंडा के गाँव में गई थी। अब 13 नवंबर को इस लड़के की शादी हुई थी और 20 नवंबर को इस लड़के को किसी ने गोली मार दी। पुलिस वाले इसके परिवार वालों से पूछते हैं कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी है, क्या है, आपके बेटे को किसी ने गोली क्यों मारी? तो इस लड़के के परिवार वाले बोलते हैं कि हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी है ही नहीं, हमारा तो गांव में किसी से कोई तू तड़ाके से भी बात नहीं होती, और हमारा लड़का ये तो मुंबई में रह के काम करता है, ये तो शादी के लिए यहाँ पे आया था। अगर इसकी किसी से मुंबई में दुश्मनी होगी तो वो लोग इसे मारने के लिए गांव क्यों आएंगे, वो कुछ करते तो मुंबई में ही करते। अब पुलिस वाले भी ठनक जाते हैं कि आखिर ये बात क्या है। गांव के लोगों से पूछा जाता है तो गांव के लोगों के बारे में बताया जाता है कि भाई गांव के लोग तो ऐसा कुछ करते नहीं हैं और इस लड़के से किसी का ऐसी कोई दुश्मनी थी नहीं, ये लड़का तो बहुत अच्छा था। अब पुलिस वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इसकी हत्या की होगी तो किसने की होगी। तभी पुलिस वालों को जो है बहुत सारे केस याद आ जाते हैं, जैसे मुस्कान वाला, सोनम रघुवंशी वाला और भी बहुत सारे केस, जिनमें कि शादी के कुछ दिनों बाद ही दुल्हन ने अपने आशिक के साथ में मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, पहले तो जो लड़का है अनीस, इसके मोबाइल की डिटेल निकलवाते हैं तो पता चलता है सब कुछ क्लियर है। इसके बाद में इसकी दुल्हन रुखसाना, जिसकी उम्र 22 साल है, उसके मोबाइल की डिटेल निकलवाते हैं कि क्या पता इसकी जो दुल्हन है उसका किसी से संबंध हो, किसी से प्रेम प्रसंग हो, क्या पता इसी का आशिक आके से मार गया हो। इसके बाद में इसकी जो दुल्हन है उसके मोबाइल की CDR निकलवाई जाती है, और जब CDR निकलवाई जाती है तब जाके एक नाम सामने आता है। दरअसल दोस्तों पहले ये भी शक किया जा रहा था कि शायद कोई मुंबई से आके से मार गया हो, इसीलिए जो पुलिस वाले हैं उन्होंने क्या किया,
जो गांव के अंदर जितने भी मोबाइल थे, जो कि मोबाइल डाटा होता है, इसकी पूरी जानकारी ली थी कि शायद कोई मोबाइल बाहर से आया हो और वो यहाँ पे आके इस खेल को अंजाम दे गया हो, लेकिन कोई भी मोबाइल आया नहीं था। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, दुल्हन के मोबाइल की CDR निकलवाई, क्योंकि अभी शादी को महज 7 ही दिन हुए हैं और 7 दिन के अंदर अंदर ही पति की हत्या हो गई। और जिस दिन पति की हत्या हुई थी, यानी कि 20 नवंबर 2025 को, उससे एक दिन पहले 19 नवंबर 2025 को दुल्हन जो है अपने मायके गई थी और मायके जाने के बाद अगले दिन ही पति की हत्या कर दी गई है। लेकिन जो दुल्हन मायके गई थी वो एक रीति रिवाज के तहत गई थी, जैसे कि दुल्हन को लेने के लिए जाते हैं वैसे इसके परिवार वाले लोग लेके गए थे और दुल्हन अपने मायके गई थी। इसके बाद दुल्हन का CDR निकलवाया जाता है कि क्या पता ये दुल्हन किसी से बात करती हो, और जब दुल्हन का CDR निकलवाया जाता है तब जाके एक नंबर सामने आता है और वो नंबर होता है रिंकू कनौजिया का। और ये रिंकू कनौजिया जो है दुल्हन के ननिहाल के गांव का रहने वाला है, जिसका नाम है मऊआ टावर। अब ये रिंकू कनौजिया कौन है, इसके बारे में जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि शादी से पहले दुल्हन इस लड़के से बड़े लंबे लंबे समय तक बात करती थी और शादी के बाद भी दुल्हन इस लड़के से लंबे लंबे समय तक बात करती थी। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, जो दुल्हन है रुखसाना के मोबाइल को जब्त कर लेते हैं अपने कब्जे में और फिर उसकी पूरी CDR निकलवाते हैं और फिर मोबाइल को खोल के देखा जाता है, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग देखी जाती है, सोशल मीडिया को देखा जाता है। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि उसका जो है कॉल रिकॉर्डिंग ऑन थी दुल्हन की, और उस पे रिंकू और इस दुल्हन रुखसाना की पूरी बात पुलिस वालों ने सुनी थी। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले रिंकू और जो रुखसाना है दुल्हन, इन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करके थाने ले आते हैं और थाने ले आकर इनसे बड़े प्यार से पूछते हैं। और जब इनसे पूछा जाता है तो 2 मिनट में ये दोनों अपने जुल्म को कबूल कर लेते हैं कि हाँ, इन दोनों की वजह से ही जो रिंकू है उसने अनीस की हत्या की है। अब हत्या की क्यों और इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, ये वाली बात जानकारी ली जाती है। तो पता चलता है कि दुल्हन जो है रुखसाना, वो पहले अपने ननिहाल जाया करती थी और ननिहाल में पड़ोस में ही रिंकू कनौजिया रहता था। उससे इसकी आंखें 4 हो गईं और 2 साल पहले इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग पनप गया और प्रेम प्रसंग पनपने की वजह से ये दोनों संबंध बनाया करते थे। अब इसके बाद में रुखसाना ने अपने पिता से बोली, यानी कि अपने बाप से ये वाली बात बोली कि मैं रिंकू से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन रुखसाना के परिवार वालों ने साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि रिंकू और रुखसाना इन दोनों का धर्म अलग था। इसीलिए उसके परिवार वालों ने रुखसाना की आनन फानन में जल्दी से अनीस के साथ शादी करवा दी। अब अनीस के साथ शादी हुई थी 13 नवंबर 2025 को। 13 नवंबर 2025 को जब इसकी शादी हुई थी तो अनीस ने ठान लिया था कि वो उसी दिन, रिंकू ने ठान लिया था कि वो उसी दिन अनीस की हत्या कर देगा और दुल्हन को मंडप से उठा के ले जाएगा। अब जब ये लोग शादी से निकले थे विदाई होके, उस समय पे रिंकू कनौजिया ही आया था मोटरसाइकिल पे, जो गाड़ी का पीछा कर रहा था और बार बार गाड़ी को रुकवाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन रिंकू जो है शार्प शूटर नहीं था, इसीलिए वो पहले गाड़ी रुकवा के दुल्हन को बाहर निकलवा के दूल्हे की हत्या करना चाहता था। लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी को फुल स्पीड से निकाल दिया, रिंकू वहीं पे बैठा की बैठा रह गया। लेकिन जो दूल्हे के परिवार वाले थे उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। इसके अगले दिन क्या होता है दोस्तों, 14 नवंबर 2025 को बलिवान था, यानी कि रिसेप्शन वाले दिन जो रिंकू है वो दूल्हे के बड़े भाई शोएब को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मुझे अनीस का फ़ोन नंबर चाहिए। तो वो शोएब पूछता है कि तुम कौन बोल रहे हो, तो ये कहता है कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ और तुम्हारे भाई के लिए एक अच्छी जॉब की व्यवस्था है मेरे पास, इसलिए मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तो शोएब उससे बोलता है कि जब तुम उसके दोस्त हो, ये बताता है कि मैं उसका दोस्त हूँ, तो वो कहता है तुम उसके दोस्त हो तो तुम्हारे पास उसका नंबर होना चाहिए। तो रिंकू कहता है कि देखो मेरा मोबाइल जो है पानी में गिर गया है या ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से सारे नंबर मेरे पास से चले गए, तुम ऐसा करो मुझे अनीस का फ़ोन नंबर दे दो। तो शोएब उससे कहता है जब तुम्हारे पास नंबर नहीं है तो तुम्हें नंबर नहीं मिलेगा। इसके बाद रिंकू शोएब से कहता है कि अब तक मैं 4 हत्याएं कर चुका हूँ, 4 कत्ल कर दिए हैं और 5वां कत्ल तुम्हारे भाई का होगा। अब जो दूल्हे का भाई है वो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, फ़ोन काट देता है और अपने काम में लग जाता है। ये दोनों लोग जो हैं, जो पहले 13 नवंबर 2025 को जो इंसिडेंट हुआ था और 14 नवंबर को जिसने धमकी दी थी, दूल्हे के परिवार वाले इस पे जरा भी ध्यान नहीं देते कि आखिर ये फ़ोन कहाँ से आ रहे हैं और ये लड़का कौन था, ये लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन
शादी के 7 दिन बाद क्या होता है दोस्तों, 20 नवंबर 2025 को जो रिंकू है वो इसके गांव चला जाता है और वहां पे रोड पे जाके खड़ा हो जाता है और अनीस के आने का इंतज़ार करता है। अनीस आता है, वो उससे पता पूछने के बहाने उससे थोड़ी दूर ले जाता है और जब वो उसके बिल्कुल नज़दीक आ जाता है तो वो बंदूक निकालता है, उसकी गोली में, उसके सर में गोली मार देता है, जिसकी वजह से अनीस की मौत हो जाती है। दोस्तों अब रिंकू और जो रुखसाना है, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इनके खिलाफ चार्जशीट लगेगी, कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर इनको सजा होगी। और दोस्तों लड़का और लड़की की वजह से देखो 3-4 परिवार बड़े परेशान हैं और परेशान के साथ साथ ये बर्बाद भी हो गए। पहला दूल्हे का परिवार, जहाँ पे जो अनीस है उसका किसी से कोई लेना देना नहीं था, उसके परिवार का भी कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अनीस की हत्या कर दी जाती है। जो दुल्हन है रुखसाना, उसके मायके में वो सब लोग इस कहानी को सुना तो वो सब भी चौंक गए कि हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि वो अपने पति की हत्या करवा देगी। महज 22 साल की थी। अब जैसे ही उनके सामने ये कहानी आई तो वो भी परेशान हो गए और जो ननिहाल पक्ष के लोग हैं उन्होंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि जो रुखसाना है वो कभी कभी यहाँ पे आती है और यहाँ पे आके पड़ोसी लड़के से ही वो सेट हो जाएगी और उस पड़ोसी लड़के के साथ में अपने पति की हत्या करवा देगी। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना और विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना और जताना ये है कि आजकल लड़की लड़के क्या करते हैं, एक दूसरे को पाने के लिए कि ये किसी और से शादी ना कर ले, इसलिए क्या करते हैं, कोई पति की हत्या करवा देती है, कोई अपनी पत्नी की हत्या करवा देता है। ये लोग हत्या तो करवा देते हैं, जैसे कि रिंकू ने अनीस की हत्या की है, लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि जब इस हत्या का खुलासा होगा तो चाहे दुल्हन हो, चाहे दुल्हा हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, इनको पूरी ज़िंदगी जो है जेल में ही सड़ना पड़ेगा। और जब हत्या का खुलासा हो जाएगा तो उसके बाद भी ये दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते। इसीलिए जो भी हत्या करने की सोचते हैं वो एक बार ये ज़रूर सोचें कि जब हत्या का खुलासा होगा तो ज़िंदगी उनकी जेल में ही कटेगी। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।